चलिए आज हम आज़ादी की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। आज का हमारा ये जो अध्याय शुरू होने जा रहा है ये आपको बहुत ही भव्य परिस्थितियों तक पहुंचाएगा। आज़ादी का सफ़र तो हम तय करेंगे ही तय करेंगे, लेकिन आज से संविधान निर्माण के कार्य की भी शुरुआत इस दौर में होगी कि संविधान सभा का गठन किस तरह से हो। उसके लिए पहला कदम आज उठा लिया जाएगा 8 अगस्त 1940 के लॉर्ड लिनलिथगो के दिए गए ऑफर से। यह अंग्रेजी साम्राज्य के द्वारा भारत को दिया गया पहला ऐसा ऑफर होगा जिसमें वो संविधान सभा का जिक्र करेगा। तो संविधान सभा के माध्यम से संविधान बनाने का विकास कैसे होगा, आज़ादी की ओर हम किस तरह से बढ़ेंगे, कैसे वर्ल्ड वार 2 का एक बहुत अहम रोल रहेगा इस चीज़ में, भारत में कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे हिंदू महासभा हो चाहे सोशलिस्ट कम्युनिस्ट फैक्शन हो, ये क्या रोल प्ले करेंगे नेशनल मूवमेंट के विकास में या नेशनल मूवमेंट को वीक करने में, हर चीज़ को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब साथ साथ चलने वाला है और इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ही अनिवार्य है यदि आप सही मायने में आज के भारत को समझना चाहते हैं। आज के भारत को समझने के लिए, आज की राजनीति के लिए आपको भारतीय संविधान बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर समझ आना जरूरी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि आज की राजनीति को आप समझना चाहते हैं तो इन किन परिस्थितियों में आज़ाद भारत में यह अपनी शेप, अपनी डायमेंशन अचीव कर रही थी, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने बोर्ड पर अभी कुछ भी नहीं लिखा, मैं लिखूंगा। हम चीज़ों को ऑर्गेनिकली अंडरस्टैंड करेंगे और मैं ऑर्गेनिकली इन्हें डेवलप होते हुए लिखूंगा ताकि आपको भी बेहतर समझ आए। हर चीज़ बहुत खूबसूरती से क्लियर हो जाएगी और टॉपिक हम वाइंड अप कर देंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यूँ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को उस लेवल पर स्वीकार नहीं था, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1929 के जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही लाहौर सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज का जिक्र कर दिया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डोमिनियन स्टेटस भी ऑफर नहीं कर रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ऑल इंडिया फेडरेशन की एक कल्पना तो दी थी, जिसमें फेडरेशन यानी कि सेंट्रल लेवल पर एक लेजिस्लेचर बनेगी पार्लियामेंट की तरह, जिसमें अपर और लोअर हाउस होंगे वो बाइकैमरल होगी और उसमें इंडियन प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ब्रिटिश इंडियंस इलेक्टेड होंगे, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड होंगे। लेकिन सही मायने में पहली बात तो नेशनलिस्ट कांग्रेस को ये स्वीकार्य होगी नहीं था कि प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर नॉमिनेट होकर के आएँ, और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स में भी आपस में सामंजस्य नहीं बना कि उन्हें इस फेडरेशन को ज्वाइन करना है। और बुनियादी शर्त यही थी कि अगर प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन करेंगे तो ही फेडरेशन एग्जिस्टेंस में आएगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में एक चीज़ अचीव भी हुई, वो ये थी कि प्रोविंसेस लेवल पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का यहाँ पर मतलब ये है कि जो पहले 1919 के एक्ट के द्वारा डायरकी सिस्टम दिया गया था, जिसके तहत गवर्नर विद द काउंसलर्स कुछ मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो हैंडल करते थे और गवर्नर विद द पॉपुलरली इलेक्टेड मिनिस्टर कुछ पोर्टफोलियो हैंडल करते थे, ये सिस्टम खत्म हुआ। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वाला सिस्टम खत्म होकर के पूरी तरह से प्रोविंसेस में पॉपुलरली इलेक्टेड मिनिस्टर ही रहने वाले थे और गवर्नर उनके साथ मिलकर के काम करने वाले थे। लेकिन इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ कमियां भी थीं। गवर्नर जनरल और प्रोविंसेस के गवर्नर ये अंग्रेजी तंत्र के द्वारा अपॉइंटेड होने वाले थे, भारतीयों के द्वारा नहीं। जहां पर पॉपुलरली इलेक्टेड मिनिस्टर प्रोविंसेस के लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल थे, वहीं गवर्नर लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल ना हो करके ब्रिटिश क्राउन के एजेंट के तौर पर भारत में अब काम करने वाले थे। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर प्रोविंसेस अब ऑटोनॉमस हो गई थी। वो भारतीय गवर्नर जनरल जैसे ब्रिटिश एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, उसी तरह से अब प्रोविंशियल गवर्नर भी ब्रिटिश एजेंट के तौर पर ही काम करने वाले थे, सीधा क्राउन के अंडर। चाहे आपने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी है, लेजिस्लेचर को काफ़ी अधिकार दे दिया और मिनिस्टर्स ही सारे पोर्टफोलियो संभालेंगे, लेकिन फिर भी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम पर, वीटो पावर यूज़ करने के नाम पर, डिस्क्रिशनरी पावर, जिन पावर के तहत आप मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकते हैं और कुछ कानून अपनी इच्छा से भी पास करा सकते हैं, इनके तहत अभी भी गवर्नर के पास शक्तियाँ काफ़ी थी। इसलिए यह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी सही मायने में वो ऑटोनॉमी नहीं थी। अब अल्टीमेटली इसी के तहत 1935 के एक्ट को कांग्रेस ने डिसअपॉइंटमेंट कह करके नकार दिया था।
लेकिन फिर भी इस बार कांग्रेस ने यह तय किया था कि 1922 के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के खत्म होने के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने सख्त स्टैंड लिया था कि हम काउंसिल एंट्री नहीं करेंगे, इस बार ये तय हुआ कि काउंसिल एंट्रीज की जाएंगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की फेलियर को लोगों के सामने रखा जाएगा। लेकिन जो शक्तियां मिली हैं उसके तहत जो ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को मिली है उन्हें यूज़ करके कांग्रेस अपनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमस गवर्नमेंट्स चला करके दिखाएगी। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टॉल किया जाएगा कि कांग्रेस में सामर्थ्य है देश की सरकारें और सत्ता चलाने की। ऐसे में 1937 में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी। टोटल 11 प्रोविंसेस थी जिनमें इलेक्शन होना था। उन प्रोविंसेस के तहत 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपने दम पर मिनिस्ट्री बनाई। 2 और प्रोविंसेस थी जिन प्रोविंसेस में कांग्रेस ने कोलिशन से सरकार बना ली। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी प्रोविंसेस बची थी, जैसे कि बंगाल और दूसरी पंजाब, जहां पर कि कांग्रेस की मंत्री नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी और बंगाल में प्रजा कृषक पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ कोलिशन करके सरकार बना ली थी। हालांकि प्रजा कृषक पार्टी ने भी पहले कांग्रेस को ऑफर दिया था। ऐसे में कांग्रेस ने ये जो मिनिस्ट्रीज़ है बहुत ही फ्रूटफुल वे में चलाई। हालांकि माइनॉरिटीज़ पार्टीज़ ने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया, सरकारों ने, गवर्नर्स ने भी एक लेवल पर इंटरफेरेंस किया। हालांकि कांग्रेस ने यह वचन ले लिया था कि गवर्नर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने यह मिनिस्ट्री चलाई और बताया कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट क्या होती है। मंत्रियों ने अपनी सैलरी बहुत ही कम कर दी, 500 रुपये तक ले आए। सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में रेलवे में सफ़र करते रहे। प्रेस को फ्रीडम दे दी, ट्रेड यूनियंस को फ्रीडम दे दी। रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट जो गवर्नमेंट ने अरेस्ट करके रखे थे उनको आज़ाद कर दिया, यानी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आज़ाद करने का काम किया। लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, किसानों को आज़ादी दी, उनके अधिकारों को संरक्षित किया। तो लोगों में ये जो मोरल बूस्ट हुआ, ये जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसके तहत कांग्रेस पॉपुलर हो चुकी थी 1937 के इन मंत्रालयों को एक्सेप्ट करने के बाद। लेकिन फाइनली गवर्नमेंट जो इन मिनिस्ट्रीज़ में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें बदलेंगी। 1939 में वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत होगी और वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत के साथ भारतीय राजनीति किस तरह से बदलती है और कैसे आगे संविधान बनने की प्रक्रिया मोड़ लेती है, अब हमें वो समझना है। एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि कांग्रेस ने बहुत लंबे समय से ही अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस दर्ज करानी शुरू कर दी थी। ऑलरेडी 1927 में जब जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए स्विट्ज़रलैंड गए थे, उस समय में उन्होंने ब्रुसेल्स में उस समय की इंटरनेशनल ऑपरेस्ट कांग्रेस में ऑपरेस्ट नेशनलिस्ट कांग्रेस एक वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। उन नेशंस के द्वारा जिन नेशंस के लोगों का ऑपरेशन अंग्रेज़ों ने या फिर इंपीरियलिस्ट पावर्स ने किया था, यानी कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया से जो पर्सन एग्जाइल में थे या जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे वो वहाँ पर शामिल हुए थे। बहुत सारे लेफ्ट और अदर सोशलिस्ट लीनिंग के लोग भी वहाँ पर शामिल हुए थे। ब्रुसेल्स में हुई इस कांग्रेस में इंडियन कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नेहरू ने वहाँ पर एंट्री ली थी और वहाँ पर नेहरू ने यह कहा भी था कि सही मायने में जो भारत की समस्याएं हैं, जो एंटी इंपीरियलिज्म भारतीय स्टैंड है, जो कैपिटलिज्म के खिलाफ भारत की लड़ाई है, जो लैंडलॉर्डिज्म के खिलाफ भारत की लड़ाई है, वो भारत की अकेली लड़ाई नहीं है। लगभग विश्व भर में यही समस्याएं एग्जिस्ट करती हैं और पूरे वर्ल्ड कॉज के साथ हमारे कॉज कॉमन है। तो तभी से कांग्रेस ने अपने आप को कॉमन सिद्ध करना शुरू कर दिया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बाद में लाहौर सेशन में भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही एंटी कैपिटलिस्ट, एंटी इंपीरियलिस्ट मुहिम, एंटी लैंडलॉर्डिज्म मुहिम के साथ हम भी अपने आप को जोड़ करके देखते हैं और सही मायने में भारतीय कॉजेज कॉमन है वर्ल्ड कॉजेज के साथ। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जो है वो अपने आप को जोड़ता चला आया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का एक इंपॉर्टेंट रोल था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक लीनिंग इंटरनेशनल इश्यूज के साथ होती रही, ये इसे इंटरनेशनल कैरेक्टर देती रही कि इंपीरियलिज्म कोई नेशनल एस्पेक्ट नहीं है, हमें इसे इंटरनेशनली ही डिनाई करना होगा। 1930 से कांग्रेस का स्टैंस और बदलना शुरू हो गया। इस दौर में आपने देखा होगा कि भारत में कम्युनिस्ट और लेफ्ट पार्टियां बहुत मजबूत होने लगी। उनका इंपीरियलिज्म एक एंटी इंपीरियलिस्ट स्टैंड इंटरनेशनल कैरेक्टर का था, वो इंटरनेशनल कैरेक्टर का कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहे थे। वहीं पर कांग्रेस जो है वो नेशनलिस्ट पार्टी के तौर पर नेशनलिज्म के ऊपर ज़्यादा बल दे रही थी। लेकिन ऐसे में कांग्रेस ने कुछ चीज़ों के स्टांस इस तरह से लिए जिनसे स्थापित होता है कि कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से भली भांति परिचित थी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जापान के द्वारा अग्रेशन दिखाना चाइना के ऊपर और उस अग्रेशन का 1937-38 में खंडन करना भारत के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, और मिस्टर एम अटल की अध्यक्षता में एक मेडिकल दल भेजना किन के लिए, उन सोल्जर्स के लिए जो सोल्जर्स चाइना के थे। ये 1937-38 की घटना है। ऐसे में यह बताता है कि कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुल करके मुखर है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इथोपिया के ऊपर, एबिसिनिया रीजन के ऊपर
यूरोपीय कंट्रियों का जैसे कि इटली के द्वारा अग्रेशन दिखाना, इस चीज़ के खिलाफ भी कांग्रेस ने स्टैंड लिया कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जहाँ पर भी फांसीवादी फोर्सेस, जहाँ पर भी स्टॉन्च नेगेटिव फेस ऑफ द कैपिटलिज्म अग्रेसिव हुआ, वहाँ पर कांग्रेस ने इसके एंटी स्टैंड लिया है और क्लियर कट स्टेटमेंट जारी की है। जवाहरलाल नेहरू ने, चाहे वो 1936 का लखनऊ सेशन हो और चाहे फिर वो उसके बाद फैज़पुर सेशन हो, और गांधी भी इन चीज़ों से सहमत हुए हैं। 1936-37 आते हुए गांधी भी इस बात से एडमिट कर चुके थे कि कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट को अपने आप को दोबारा से रीओरिएंट करना होगा और एक तरह से पीजेंट और वर्कर जो हैं उसको एक स्टेक होल्डरशिप इसमें मिलनी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से चीज़ें उभर करके आईं और कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से अछूती नहीं थी। सरेआम जब एबिसिनिया के ऊपर इटली और जब चाइना के ऊपर जापान का अग्रेशन उभर करके आ रहा था, उस समय कांग्रेस सरेआम यह बात एडमिट कर रही थी कि भारतीय रिसोर्सेज किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करने दिए जाएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तहत, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पर भी भारतीय सेना इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। आपको बता दूं 1885 में कांग्रेस के इंसेप्शन में आने से ही स्टॉन्च रूप में कांग्रेस का ये रूप पहले दिन से नजर आया। उनकी प्राथमिक मॉडरेट फेज के ज़माने की ही ये मांगे रही हैं कि इंडियन आर्मी का इंटरनेशनल इंपीरियलिस्ट कैंपेन में किसी भी तरह से यूज़ ना किया जाए, भारतीय रिसोर्सेज, भारतीय धन खर्च ना किए जाएं, और ये बुनियादी मांगे रही हैं मॉडरेट फेज़ की। उसी दौर में यह कहा गया था कि भाई इंडिया कौन है? इंडिया भारतीय जन है, जो प्रत्येक क्लास, कास्ट, रीजन और सेक्स से बिलोंग करने वाले लोग हैं, और इंडिया यानी कि एज अ कंट्री, इंडिया यानी कि एज अ रिसोर्स, इंडिया एज अ सिस्टम, ये इंडियन के लिए है। तो इंडिया इंडियंस के लिए है। ऐसे में आपके रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं किसी और पावर के द्वारा, इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है। तो ये कोर में रहा है कांग्रेस के डे वन से। तो इंडियन रिसोर्सेज यूज़ नहीं होने दिए जाएंगे, मैन मटीरियल मनी इस्तेमाल नहीं की जाएगी इंपीरियलिज्म को सुदृढ़ करने के लिए और राष्ट्रवादी ताकतों को, डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने के लिए। तो इस एजेंडे के साथ कांग्रेस सदा ही काम करती रही है। ऐसे में सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है, और अब देखना जरूरी है कि कांग्रेस यहाँ पर स्टैंड क्या लेती है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों को समझिए। जब 1914 से 1918 के बीच में पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की गई थी, उसके तहत जब ट्रीटी ऑफ वर्सैले हुई है 1919 में, ये ट्रीटी ऑफ वर्सैले ही थी जिसकी ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस जो जर्मनी के ऊपर उस वक्त इम्पोज की गई थी, वह जर्मनी को लंबे समय तक हॉन्ट करती रही। और जब जर्मनी में हिटलर की पोजीशन स्ट्रांग हुई, हिटलर ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ अपनाई, जर्मनी का एक्सपेंशन शुरू हो गया। इसके तहत लोगों के बीच में जो हिटलर ने एक राष्ट्रवाद जगाया, उस राष्ट्रवाद के तहत हिटलर ने उस जन शक्ति का इस्तेमाल किया अपनी नाजीवादी सोच को सुदृढ़ करने के लिए, और एक छद्म राष्ट्रवाद, एक स्यूडो नेशनलिज्म के दम पर उसने सही मायने में नाजी शक्तियों को जीवंत किया और पूरे विश्व को आघात किया। इसके तहत रेसिस्ट टेंडेंसी ही मेन एस्पेक्ट था, हिटलर का मेन टूल था, प्रोपेगेंडा किए जाते थे। ये सब हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर में हैं। और यही वो समय था जब इटली में मुसोलिनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और वहाँ पर नाजीवाद का दूसरा ही रूप फासीवाद के तौर पर नज़र आ रहा था। तो फासिस्ट एंड नासिस्ट टेंडेंसी बड़ी तेज़ी से स्ट्रांग हो रही थी। जब भी कैपिटलिज्म का डिके होने लगता है ना, वह तबाही की ओर बढ़ने लगता है, तो वो और स्टॉन्च फॉर्म्स ले लेता है, जैसे नाजिस्ट, फासिस्ट। यह भी एक तरह का द डिके वर्जन, द वेरी नेगेटिव साइड ऑफ द कैपिटलिज्म ही है। यह भी एक इंपीरियलिज्म है। साम्राज्यवाद, जब साम्राज्यवाद कमज़ोर पड़ने लगता है, जब पूंजीवाद कमज़ोर पड़ने लगता है, तो वह सहारा लेता है फासीवाद, नाजीवाद का। जब आप नेशनलिस्ट टेंडेंसी का आधार लेकर के सही मायने में एक ऑटोक्रेटिक रिजिम, कंप्लीट एब्सोल्यूट डेस्पोटिक पावर को अनवेल करते हैं, लोगों के सामने रख देते हैं। ऐसे में 1919 के वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म, ट्रीटी ऑफ वर्सैले होने से ही अंडर करंट चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर 2 सितंबर 1939 में होता है। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत का जो इवेंट है वो ये माना गया है कि भाई 3 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड पे कब्ज़ा कर लेता है। इसके पहले ही वो मार्च 1938 को ऑस्ट्रिया पे कब्जा कर चुका होता है, मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा कर चुका होता है, और सितंबर 1939 पोलैंड पे कब्जा होता है। पोलैंड पे कब्जा होने के फलस्वरूप ब्रिटेन और फ्रांस
पोलैंड के रेस्क्यू के लिए आगे आते हैं। वर्ल्ड वार टू की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। अलाइड पावर्स, जिन्हें आप अलाइड पावर्स के तौर पर जानते हैं, इन अलाइड पावर्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो बाद में एंट्री करेगा 1941 7 दिसंबर जापान की एक हरकत की वजह से, इसी में ब्रिटेन और इसी में फ्रांस। तो ये अलाइड पावर्स वर्सेस एक्सिस पावर, इनके साथ यूएसएसआर भी आएगा। एक्सिस पावर जिसमें जर्मनी, जिसमें इटली और जिसमें जापान। तो इस तरह से अलाइड वर्सेस एक्सिस ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा वर्ल्ड वार टू के तहत। अब मेन एस्पेक्ट क्या है? जर्मनी एक्सपेंशन कर रहा है, तेजी से वो एरियाज ऑक्यूपाई कर रहा है, और ब्रिटेन क्योंकि अलाइड पावर के तहत है, फ्रांस अलाइड पावर के तहत है, पोलैंड की मदद करने के लिए इन्होंने सितंबर 1939 में जर्मनी की खिलाफत ले लिया। जर्मनी एक्सेस पावर, तो अल्टीमेटली अब ये 1-on-1 हो गया सिचुएशन। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस एक्ट को सपोर्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिशर्स की ही है, वर्ल्ड वार टू में शामिल हो गई। 3 सितंबर 1939 लॉर्ड लिनलिथगो, जो भारत के उस वक़्त के गवर्नर जनरल हैं, उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड वार टू में ब्रिटेन का अलाय बना दिया। आपने भारत में नेशनल कांग्रेस के मुताबिक नेशनल कांग्रेस से नहीं पूछा, आपने 1919 के एक्ट के तहत की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सेंटर की, 1919 के एक्ट ने सेंटर में एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी थी, उस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से चर्चा नहीं की, उसमें भारतीय सदस्य भी थे। आपने लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं पूछा, आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं पूछा, आपने जनता की राय नहीं ली, और आपने भारत को सम्मिलित कर लिया विश्व युद्ध द्वितीय में। यह था कांग्रेस का मेन ऑब्जेक्शन कि यह तो स्वीकार योग्य नहीं है। लेकिन ऐसे में आपको एक बात समझनी होगी, कांग्रेस यानी कि गांधी, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ, वह यह तो मानते थे कि ब्रिटिशर से भी भयावह चेहरा है नाजियों का, फासियों का। ये नाजिस्ट, ये फासिस्ट यदि सक्सीड होते हैं तो क्या होगा फिर? ब्रिटिशर्स को रिप्लेस करके ये आएंगे, तो ये तो ज़्यादा नुकसानदायक है। और ऐसे में यूरोप और अमेरिका ये दावा कर रहा था कि यह लोकतंत्र की लड़ाई है। वर्ल्ड वार टू को कहा गया कि ये डेमोक्रेसी की लड़ाई है, ये सही मायने में लड़ाई है हम उन देशों की जो प्रो डेमोक्रेसी हैं। किन के खिलाफ? ऑटोक्रेसी के खिलाफ, यानी कि जर्मनी और इटली। किन के खिलाफ? नाजियों के, फांसीवादियों के खिलाफ। तो ऐसे में भारत ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं जाना चाहता था कि भाई अगर डेमोक्रेसी की लड़ाई है तो फिर उस डेमोक्रेसी की लड़ाई में तो भारत में भी डेमोक्रेसी आनी चाहिए। और वर्ल्ड वार टू के एंड के आउटकम भी वाकई पूरे विश्व भर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेथ टोल के मामले में बेअंत, पॉवर्टी गरीबी के मामले में, महंगाई इन्फ्लेशन के मामले में, सप्लाई शॉर्टेजेस, करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग, लेकिन डीकोलोनाइजेशन भी। वर्ल्ड वार टू के अंत के फलस्वरूप ही यूरोपीय पावर्स निकलने लगी थी। डीकोलोनाइजेशन, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, पॉपुलर गवर्नमेंट्स, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशंस, इस तरह की चीज़ें भी वर्ल्ड वार टू के फलस्वरूप आई। तो ये आपको समझ के चलना होगा। ऐसे में अब किस तरह से कांग्रेस परस्यू करी, ये बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के ही सामने कि क्या हमें करना चाहिए एट प्रेजेंट। कांग्रेस पूरा समर्थन करना चाहती थी अंग्रेज़ों का वर्ल्ड वार टू में उनके लिए, लेकिन कांग्रेस की कुछ मांगे थी। वह मांगे मैं अब आपको बताऊंगा कि कांग्रेस क्या मांगे रखना चाहती थी, क्या चाहती थी। लेकिन भारत भर में चर्चाएं क्या चल रही हैं, कांग्रेस के भीतर चर्चा क्या चल रही है, अदर स्कूल ऑफ एक्टिविस्ट क्या कह रहे हैं, वो समझना जरूरी है। एक ओपिनियन ये चल रहा था कि इस वक्त क्योंकि बरतानिया सरकार इस तरह से वर्ल्ड वार टू में लगी हुई है, तो हमें इस सिचुएशन को पूरी तरह से कैपिटलाइज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। हमें मैन मटेरियल मनी की सप्लाई रोक देनी चाहिए। एक हाथ हमें मैन मटेरियल मनी की सप्लाई रोक देनी चाहिए, और दूसरी तरफ हमें एक मास पॉपुलर स्ट्रगल शुरू करना चाहिए, मास मूवमेंट,
तो एक हाथ हम मास मूवमेंट करें, एक तरफ हम हर तरह की सप्लाई ब्रिटिश गवर्नमेंट को रोकें ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पर इस मौके पे हम दबाव बना करके आज़ादी ले लें। एक स्कूल ये था। दूसरा स्कूल ये था जो कहता था कि बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। इस समय वॉर एफर्ट्स में लगे हुए हैं ब्रिटिशर्स। ऐसे में वॉर एफर्ट्स के समय यदि किसी तरह का मास स्ट्रगल किया गया, यकीनन ही ब्रिटिशर्स को इसका सीधा नुकसान होगा, और नुकसान के फलस्वरूप यह भी हो सकता है कि ब्रिटिशर्स हार जाएं, जो लंबे समय से भारतीयों के साथ एटलीस्ट टॉकिंग टर्म्स में हैं, जिनके साथ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ एटलीस्ट एक नेगोशिएबल ग्राउंड्स पे आई हुई है। इनको रिप्लेस करके उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने के लिए नाजीवादी, फांसीवादी आ सकते हैं। जापान भारत पे कब्जा कर सकता है, फिर क्या करेंगे आप? तो इनका मानना था कि हमें बिना शर्त के, निशर्त हमें अंग्रेज़ों का समर्थन करना चाहिए ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स में। हमारी सहायता से वह प्रसन्न हो जाएंगे, दया और करुणा स्वरूप, सम्मान स्वरूप हमें एक बेहतर सरकार कल को देंगे, हो सकता है हम आज़ादी भी दे दें। तो ये अभी भी ब्रिटिशर्स के बेनेवलेंस पे टिके रहना चाहते हैं। तीसरा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ना तो उनकी तरह है जो कह रहे हैं कि पूरी तरह से ब्रिटिश एफर्ट्स को हॉल्ट कर दिया जाए, मास स्ट्रगल कर दी जाए, मैन मटेरियल मनी सप्लाई रोक दिया जाए, ना तो इनकी तरह है जो ये कह रहे हैं कि बिना किसी शर्त के समर्थन कर दिया जाए। ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि हम ब्रिटिशर्स का समर्थन करेंगे लेकिन कुछ कंडीशंस तो रखी जाए, और कंडीशंस के तौर पर यही रखा जाए कि भाई एक प्रॉमिस दिया जाए कि अभी फ़िलहाल के तौर पर आप फौरी तौर पर एक हमें अंतरिम सरकार दे रहे हैं और आने वाले दिनों में युद्ध के बाद आज़ादी दे देंगे, इस तरह की कुछ कंडीशंस रखें। चौथा स्कूल जो है वो न्यूट्रल है। वो कह रहा है कि ना मुझे कुछ लेना देना नहीं है इससे, और उन्हीं में कुछ शख्स ऐसे हैं जो ये थॉट रख रहे हैं कि जैसे जैसे वॉर की पोजीशन और सिचुएशन चेंज हो रही है, इनके थॉट भी चेंज हो रहे हैं, इनके भी व्यू पॉइंट्स बदल रहे हैं। अब कांग्रेस में ये सभी थे, ये सभी ओपिनियन कांग्रेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। लेकिन फिर भी कांग्रेस यहाँ पर एक स्टैंड ये लेना चाहती है कि हमें एटलीस्ट इस समय ब्रिटिशर्स की सपोर्ट तो करनी चाहिए, और उस सपोर्ट के बदले में हमें कंडीशन ये रखनी चाहिए, कंडीशन यही होनी चाहिए कि एक प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट आप इस्टेब्लिश करके दीजिए, एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप इस्टेब्लिश करके दीजिए अभी के लिए, और फिर आने वाले समय के लिए आप इंडिपेंडेंस का प्रॉमिस करिए। इस तरह का आप हमारे लिए इंतज़ाम कर दीजिए। गांधी जी भी इस बार इस चीज़ के समर्थन में हैं। गांधी जी कह रहे हैं कि ठीक है, इस बार अंग्रेज़ों को समर्थन हम दे सकते हैं कुछ शर्तों के तहत। तो सशर्त समर्थन देने की बात कांग्रेस में हो रही है, लेकिन गांधी जी का यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन भी जानना ज़रूरी है। गांधी जी पर्सनली यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 वाले थॉट में ही है कि मैं किसी भी तरह की शर्त पे समर्थन देने का कभी भी हिमायती नहीं हूँ। गांधी जी कहते हैं भाई समर्थन यदि देना है तो वो निशर्ती होता है, वो सामने वाले पे निर्भर करता है कि उसका चेंज ऑफ हार्ट कितना हुआ, उसका लेवल क्या है सोच का, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, कि वो आपको क्या देता है। लेकिन जब आपको देना है तो खुले हाथों देना है, मन में किसी तरह की डील रख के नहीं देना, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन गांधी जी के लिए इस समय बदल चुका था। ये 1940 था, और इस दौर में पर्सनल ओपिनियन बहुत पीछे रह गए थे, क्योंकि कई थॉट्स, कई आइडियोलॉजीज़, कई स्कूल ऑफ एक्टिव थे इस समय, और हर किसी की इच्छा को मान्यता देना था, क्योंकि इसमें राष्ट्रहित तो बहुत आगे चला गया था। पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स, पर्सनल थॉट्स अब काफ़ी पीछे रह चुके थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं गांधी जी का यहाँ पर एक ओपिनियन आपको कोट जरूर कर करके बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए। गांधी जी कहते हैं, आई वॉज सॉरी to find myself alone in thinking that whatever support was to be given to the British should be given unconditionally। कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस समय एक अकेला ही ऐसा हूँ जो ये मानता हूँ कि किसी भी तरह का यदि हमें सपोर्ट देना चाहिए तो वो पूरी तरह से अनकंडीशनल देना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना है। लेकिन अब गांधी जी क्योंकि कांग्रेस के विचारों से यहाँ पर प्रभावित हैं, तो गांधी जी यहाँ पर अंग्रेज़ों से क्या कह रहे हैं कि भैया आप क्या चाहते हैं, आप अनविलिंग इंडिया को युद्ध में अपने साथ ड्रेन कर लेना चाहते हैं या फिर विलिंग इंडिया को अपने सहायक के तौर पर देखना चाहते हैं? अंतर पता कर लीजिए क्या होगा। अंतर यही होगा कि जब भारत आपके साथ आएगा, वो भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सदा ही लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है, जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, यदि हम आपके साथ खड़े हो गए, प्रमाणित हो जाएगा विश्व पटल पर कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। फ्रांस, ब्रिटेन का जो मोराल बनेगा उनकी अपनी जनता के बीच में, वो तो अतुल्य होगा।
भरसक समर्थन आपको आपके लोगों का मिलेगा। तो यहां पर गांधी जी क्या कहते पाए गए हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, विल ग्रेट ब्रिटेन हैव एन अनविलिंग इंडिया ड्रैग्ड इनटू द वॉर और अ विलिंग अलाई कोऑपरेटिंग विद हर इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ डिफेंस ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी। ये लाइनें बहुत ध्यान से चुनी जाती कि भाई आप क्या चाहते हैं, कि अनविलिंग इंडिया को ड्रैग कर लेना चाहते हैं या फिर एक ऐसा भारत जो आपको लोकतंत्र की रक्षण में आपकी सहायता करे। तो परसेप्शन ही बदल दिया, लड़ना नहीं है किसी से अपन को। गांधी जी वायलेंस तो करते ही नहीं है, लड़ना नहीं है, लेकिन रक्षण, लोकतंत्र के रक्षण में सहायता करना चाहते हैं। यहाँ पर मॉरल क्वेश्चन पूछ रही है कांग्रेस अंग्रेजों से। क्या कांग्रेस कह रही है हम क्या मांग रहे हैं आपसे भाई, हाँ आपसे ये मांग रहे हैं कि आप किसी भी तरह से एक फौरी तौर पर प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट बनाइए, सेंटर में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दीजिए, क्योंकि एक एनस्लेव्ड कंट्री, एक खुद काबू में कंट्री, कब्जे में कंट्री, स्लेव कंट्री कैसे किसी को आज़ाद कराने के लिए किसी की सहायता कर सकती है। आप हमें यह कह रहे हैं कि फांसीवादियों से, नाजीवादियों से नॉर्वे को, स्वीडन को, होलैंड को, डेनमार्क को, सबको मुक्त कराने के लिए हमारे साथ आ जाओ, लेकिन हम कैसे किसी को मुक्त करा सकते हैं जब हम खुद ही मुक्त नहीं हैं। हमारा स्टेटस तो समझिए, हमें फौरी तौर पर कुछ पावर तो दीजिए, कुछ इंडिपेंडेंस दीजिए, कोई गवर्नमेंट हमारे हाथ में आनी चाहिए, कमांड भारत की हमारे हाथ में आनी चाहिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यहाँ पर कांग्रेस क्या कहती है, इफ द ब्रिटिशर्स आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल then their representatives have to state in the clearest possible terms that the freedom of India is necessarily included in the war aim। जब आप आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो हमारी आज़ादी भी है ना उसमें। द कॉन्टेंट ऑफ सच फ्रीडम कैन ओनली बी डिसाइडेड बाई इंडियंस एंड देम अलोन, ये यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है। इस तरह से इस बार यह बात तय है कि किसी भी लेवल पर कांग्रेस एक प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट इंडियंस के हाथ में पावर आए बिना अभी मानने वाली नहीं है, और भविष्य में उसे संविधान बनाने की पूर्ण आज़ादी और एक आज़ाद भारत चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ये क्लियर है कांग्रेस के एंड पर। लेकिन अब होगा क्या, वो ध्यान से समझिए आप। सितंबर 1939 भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो हैं, इनके द्वारा इंडिया को इंडक्ट कर लिया गया है वर्ल्ड वॉर 2 में। इसके बाद लगातार भारतीय गवर्नर जनरल से मिल रहे हैं और अक्टूबर 1939 में स्वयं महात्मा गांधी की गवर्नर जनरल से मुलाकात होती है कि भाई भारत यानी कि कांग्रेस आपका समर्थन वॉर में करना चाहते हैं, लेकिन हमारी ये कुछ मांगे हैं, जिन अक्टूबर 1939 की मीटिंग एक तरह से फेल मानी जाती है। और उस समय में लॉर्ड लिनलिथगो एक प्रपोजल देते हैं, और वो प्रपोजल ये है कि हम इंडिया को वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ, वेस्टमिंस्टर लंदन में वो जगह है जहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट है, तो इसे अगर आपने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहना होता है, आप वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट भी कह देते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हम भारत को वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हैं। डोमिनियन स्टेटस पे आइए, आप हमारे साथ बात करिए, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन डोमिनियन स्टेटस अब कौन पूछता है यार। तो ये तो अक्टूबर में चल रही बातें तो स्वीकार ही नहीं की गई लिनलिथगो की, और अक्टूबर में ही 7 मंत्रियों ने इमीडिएटली रिजाइन दे दिया। कहते नहीं भाई ये नहीं चलेगा। उन्होंने इधर से रिजाइन दिया, गवर्नर जनरल ने उनकी जगहों को फिल करना शुरू कर दिया। जब देखा कि गवर्नर जनरल का स्टांस वीक नहीं हो रहा है, कोई तवज्जो ही नहीं है भाई कांग्रेस की बातों को, तो फाइनली 12 दिसंबर तक सभी कांग्रेस मिनिस्ट्रियों ने रिजाइन कर दिया पूरे भारत भर में से, 12 दिसंबर तक। अब अलग अलग जगह पर 2 डेट दी गई, कहीं पर 12 दिसंबर, कहीं पर 22 दिसंबर। मुख्य बात यह है कि जब सभी कांग्रेस मिनिस्ट्रियों ने भारत भर में रिजाइन कर दिया, उस दिन को इंडियन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, द डे ऑफ डिलीवरेंस एंड थैंक्स गिविंग के तौर पर मनाया है। कहते हैं एटलीस्ट अभी के लिए तो कांग्रेस मुक्त हुआ भारत। चलिए बहुत अच्छा। क्यों मनाया उन्होंने ऐसा? कांग्रेस की अब तक की लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर निर्णय से माना जाता है। 1937 में 11 प्रोविंसेस में से 7 में आपने प्रधानमंत्री खुद के बना दिए, 2 में आपने कोलिशन कर ली, तो कुल 8 में आपके प्रधानमंत्री थे। मानते हैं आप? 11 में से 8 प्रोविंसेस में आप ही के प्रधानमंत्री हैं, 9 में आपकी मंत्री हैं, आपकी सरकारें हैं, 8 में आपके प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में आपने जब दिसंबर 1939 में फुल दे दिया रेजिग्नेशन, तो वो फुल प्रोविंसेस
सेक्शन 93 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चली गई गवर्नर के पास, जो उन प्रोविंसेस के गवर्नर थे, और गवर्नर ने वहाँ पर देखा कि कौन हमारे साथ आ सकता है, और इस मौके में जगहों को फिल किया जाके मुस्लिम लीग। वो मुस्लिम लीग जो 1939 तक पॉपुलर बेस के नाम पर जीरो ही थी, मात्र एक रिएक्शनरी पार्टी की तरह काम कर रही थी। 1937 के चुनाव में कुछ हाथ नहीं लगा। एक बंगाल को छोड़ दें जहाँ पर प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर के एक सरकार बना ली, इसके अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। उसको आपने 1939 में पूर्णतः गवर्नर के साथ मिलकर के सरकारें बनाने का मौका दे दिया, और उन्होंने गवर्नर के साथ मिलकर के जब सरकारें अब बनाई हैं, तो अब मुस्लिम लीग को पूरा मौका मिल गया जनता से जुड़ने का, कनेक्ट होने का, और मुस्लिम लीग ने भर करके समर्थन किया है अंग्रेजों का वर्ल्ड वार 2 में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब से बड़े पैमाने पर लड़ाके सेना में भर्ती किए थे, बड़े पैमाने में। और यह वो मौका था जब मुस्लिम लीग के साथ उस वक्त का गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया क्लोज आने लगे, तब इनमें 1 on 1 बातें होने लगी। अन्यथा अब तक यह किनके साथ हुआ करता था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। और इसके बाद मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना एकदम से प्रोमिनेंट हुए। और मैं आपको बता दूं, वही मुस्लिम लीग जिसे 1937 में जगह नहीं मिली कहीं चुनाव में, वही मुस्लिम लीग 1946 के चुनाव में जबरदस्त मुस्लिम टेरिटरी में जबरदस्त परफॉर्म करके गई। कारण कांग्रेस का मंत्रालयों से निकलना और इनका गवर्नर की मदद से एंटर हो जाना। तब लॉर्ड लिंगलिथगो जब 1939 में भारत को वर्ल्ड वार 2 में शामिल कर रहे हैं, तो आपको पता है वो यह क्या कह रहे हैं? वो शामिल करते हुए ये कह रहे हैं कि भारत पूरी स्वेच्छा से, पूरे गर्व से ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन करने के लिए आ गया वर्ल्ड वार 2 में, जबकि ऐसा तो था ही नहीं। भारत कांग्रेस तो सही नहीं साथ में, और कांग्रेस सही मायने में खुद अंग्रेज मान चुके थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि बिना कांग्रेस को शामिल किए भारतीय राजनीतिक भविष्य में या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने को लेकर के बिना कांग्रेस की शमूलियत के कोई मीटिंग करना, डिस्कशन करना यूजलेस नहीं। कांग्रेस मासेस को, लोगों को रिप्रेजेंट तो करती है, उनको बुलाओ। और ऐसे में 1939 तक कांग्रेस आपके साथ नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि भैया पूरे भारत आपके साथ खड़ा है। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट था लिंगलिथगो का, जो उन्होंने दिया था पॉलिटिकली, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स उनके साथ थे और मुस्लिम लीग उनके साथ थी। प्रिंसली स्टेट्स मैन मटीरियल मनी दे रहे थे, मुस्लिम लीग भी दे रहा था, लेकिन कांग्रेस साथ नहीं थी। और कांग्रेस के पीछे खड़ी उनका पूरा का पूरा जो जन बेस है, जो लोगों का बेस है, वो भी साथ नहीं था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ ये पूरा माहौल 1940 तक बना हुआ है। दिसंबर में आपने दे दिया 1939 में रिजाइन, सितंबर 1939 में वॉर में इंक्लूड हुए थे आप, अक्टूबर 1939 में आप मिलने जा रहे हैं गवर्नर जनरल से। गवर्नर जनरल आपको फौरी तौर पर कह रहे हैं कि ठीक है, डोमिनियन स्टेटस वेस्टमिनिस्टर स्टाइल में आपको पूरा देंगे, हम ले लीजिए। ये वो है जो पहली बार अब यहाँ पर खुद बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी नहीं दिया था, उसकी बात कर रहे हैं कि देंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 1929 के लाहौर सेशन से जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही भैया हमने पूर्ण स्वराज की बात कर दी है। ये डोमिनियन स्टेटस तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट तक का जमाना है। ये तो नेहरू रिपोर्ट में हमने इसको बेस बनाया था कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस, हमारी थीम डोमिनियन स्टेटस को बनाते हैं। लेकिन आपसे हमने ये कहा था कि यदि आप इसे 1929 31 दिसंबर तक मान लेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो एक तो पूरा देशव्यापी आंदोलन भी करेंगे, दूसरा हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण स्वराज को अपना एजेंडा बनाएंगे। आपने नहीं मानी थी नेहरू रिपोर्ट, तो फिर हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी किया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से, और फिर हमने पूर्ण स्वराज को अपना एजेंडा बनाया है। तो ऐसे में अब ये डोमिनियन स्टेटस तो गया, ये तो है ही नहीं। लिंगलिथगो सख्त थे, कांग्रेस के नेताओं ने मंत्रालय पद छोड़ने शुरू किए, दिसंबर तक मामला सेट हो गया, सारे छोड़ दिए। और उधर से लिंगलिथगो भी लगे हुए हैं, वो मुस्लिम लीग को साथ लेकर के, प्रिंसली स्टेट्स को साथ लेकर के, अदर पार्टी के नेताओं को साथ लेकर के प्रोविंसेस में सरकारें इंस्टॉल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उधर वर्ल्ड वॉर चलता चला जा रहा है। 1940 हो गया, कांग्रेस में बहस है करना क्या है, आगे बढ़ना कैसे। देखिए, वर्ल्ड वार 2 ने सबको बदला है। वर्ल्ड वार 2 ने कांग्रेस को बदला है कि अंग्रेजों को लेकर के और फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर के भारत का एजेंडा क्या रहे, कांग्रेस का एजेंडा क्या रहे। वर्ल्ड वार 2 ने अंग्रेजों को बदल दिया इस बात को लेकर के कि एटलीस्ट जो उनकी कॉलोनीज़ हैं, उन कॉलोनीज़ में चल रही एंटी इंपीरियलिस्ट, एंटी ब्रिटिश और प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स को वो कैसे देखे, कॉन्स्टिट्यूशन की मांग को कैसे देखे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग को वो कैसे देखे। ये बदल के रख दिया, क्योंकि इस समय उन्हें अपनी कॉलोनी से जन समर्थन चाहिए था, यदि उन्हें एक्सेस पावर से बचना था। तो इसी वर्ल्ड वार 2 ने मुस्लिम लीग को भी बदल दिया, उनके एजेंडे को भी चेंज होने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिजर्वेशंस, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग से ऊपर उठ करके फुली ऑटोनॉमस, फुली इंडिपेंडेंट स्टेट्स की मांग की जाए, पाकिस्तान की मांग की जाए।
इस यहाँ तक अब हमें सीमित नहीं रहना जो हम पहले मांग रहे थे, रिजर्वेशन मांग रहे थे, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन, सेफ गार्ड मांग रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ना ना, अब तो फुली ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट स्टेट्स चाहिए भैया, ये अपन को चाहिए। तो सबकी धारणाएं यहाँ पर बदली। वर्ल्ड वार 2 ने सबको बड़े स्तर पर बदल के रख दिया है, क्योंकि इवेंट ही इस तरह के हो गए। और वर्ल्ड वार 2 मानी गई है जिसने फ्रीडम मूवमेंट को एकदम से पेस प्रोवाइड कर दिया, एकदम से पेस। 1939 तक सिस्टम ऐसा लग रहा था कि 1935 के एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर बड़ा स्मूथली चलने लगा है, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के इवेंट ने वो जो नेशनल स्ट्रगल की मूवमेंट चल रही थी पहले, जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सबसाइड कर गई थी, उसे फिर से एकदम से पेस दे दिया और आज़ादी का सवाल लोगों के सामने खड़ा करके रख दिया कि भाई भारतीय रिसोर्सेज भारतीयों की इच्छा से, स्वेच्छा से इस्तेमाल होंगे कि कोई भी उसे इस्तेमाल कर लेगा। भारतीय सेना कहीं पर भी किसी के द्वारा भी इस्तेमाल कर ली जाएगी। भारत स्वयं जबकि किसी तरह की दुश्मनी नहीं रखता है जर्मनी से, इटली से, जापान से, लेकिन फिर भी भारत पे बम गिराएगा जापान, भारत को नोच देगा, खत्म कर देगा जापान, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि बरतानिया लोग उस पर राज करते हैं। तो ऐसा तो भारत नहीं हो सकता। इंडिया इंडियंस की विल से चलना चाहिए, इंडियंस की विल असर्टेन करनी तो बहुत जरूरी थी इंडियंस को वर्ल्ड वार 2 में एंड आपको एंटरटेन करने, इंक्लूड करने के लिए, वो तो आपने इंडियन विल असर्टेन नहीं की। तो फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल प्रोग्रेस में कहाँ ही रीच हुए हैं। यदि अभी भी हमारी विल ही इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से वाइसरॉय को, गवर्नर जनरल को कुछ पूछना ही नहीं है, तो सही मायने में कहाँ क्या अचीव किया हमने कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल प्रोग्रेस के मामले में? कुछ भी नहीं। हम तो प्योर कॉलोनी है, गवर्नर जनरल ने चाहा और हमें इंक्लूड कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1940 में ये डिबेट्स हीटअप थी चारों दिशाओं में कि करना क्या है। गांधी जी को मनाया जा रहा था, कहते मास मूवमेंट कर दीजिए। गांधी जी कहते भाई नेहरू, मास मूवमेंट की उम्मीद मुझसे मत करना। कहते क्यों? करिए। कहते सबसे पहली बात तो एक तो इस समय कांग्रेस के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत चल रहा है। इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में मैं मास मूवमेंट नहीं कर सकता। कौन वायलेंट हो जाए, कौन अपनी तरह से कुछ इंटरप्रेट कर दे, वो मैं नहीं कर सकता। मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष है 1922, 1932। मैं अपने लोग नहीं मरवा सकता, मैं दमन चक्र नहीं चलवा सकता, मैं गोलियों से भूनते हुए लोग लाशें नहीं देख सकता। तो कांग्रेस के अंदर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही है जो है ना, राइट विंग अलग चल रहा है, लेफ्ट विंग अलग चल रहा है, सोशलिस्टों की अलग लीनिंग चल रही है। आई डोंट वांट दिस। और सेकंड बात, एट एनी कॉस्ट मैं अभी ब्रिटिशर्स को एम्बेरस नहीं कर सकता कि भाई वो लगे हुए हैं वर्ल्ड वार 2 में और मैं इधर से मास मूवमेंट करके खड़ा हूँ, और नेचुरली मास मूवमेंट होगा तो वो वर्ल्ड वार 2 तो फिर उनका गया। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं यह स्थापित कर दूं पूरे विश्व के सामने उदाहरण कि भाई अंग्रेजों को भेजा और नाजियों को बुला लिया, फांसियों को बुला लिया, और एक नया चक्र आगे चला दूं देश के पूरी सफरिंग के दौर में। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। कुछ लोगों ने सुझाव दिया, कहते गांधी जी आप मास मूवमेंट शुरू कर दीजिए, ऐसा करिश्मा है आपका कि जैसे ही आप शुरू करेंगे हमारे भेद खत्म हो जाएंगे। क्या आपको याद नहीं है 1930 देश की खातिर हम सब एक नहीं हो गए थे? जब आप किसी बात को आह्वान देते थे हम सब एक हो जाते। गांधी ने कहा तुम एक तो हो जाते हो, आह्वान जब मैं देता हूं एक तो हो जाते हो, लेकिन कब तुम फिर अनेक हो जाते हो ये पता भी नहीं चलता। मैं इस बात पे इस बार ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इतिहास की किताबों में तुम्हारे सभी किए कारनामों का जिम्मा मैंने ले लिया है, अब और नहीं लूंगा, ये मैं नहीं करूंगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खत्म हो जाएंगे, जो अब तक नहीं खत्म हुए वो अब खत्म हो जाएंगे। मैं मूवमेंट शुरू कर दूं और वापस बुलाने की जिम्मेदारी मुझे दे देते हो, गांधी जी मूवमेंट वापस बुलाइए। एक बार लोग हाथ से छूट गई, कमान छूट गई, फिर किधर से वापस आते वो? तो मैं नहीं करूंगा। कहते फिर क्या करना क्या? कहते करेंगे, कुछ भी करेंगे। ऐसे में मार्च आ गया 1940, कांग्रेस का सेशन आ गया, वार्षिक सेशन इस बार रखा गया बिहार के रामगढ़ में। यह बिहार का रामगढ़ का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट। इस बार कांग्रेस के इस सेशन के अध्यक्ष बने हैं मौलाना कलाम आजाद। मौलाना कलाम आजाद की अध्यक्षता में सेशन हुआ रामगढ़ बिहार, मार्च 1940, मार्च 1940। कई बार ये सेशन पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन के तौर पर आ जाते हैं, अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं। अब ये अध्यक्ष है तो मतलब अगले सेशन तक के अध्यक्ष यही हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट यही रहेंगे, आगे गवर्नर से मीटिंग करना, सब करना इन्हीं की जिम्मेदारी रहेगी। मार्च 1940 में मौलाना कलाम आज़ाद कांग्रेस के पटल से खड़े होकर के कह देते हैं अंग्रेजों से, कहते बात सही है, हम नाजियों का समर्थन नहीं करते, सही बात है, हम फांसियों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कान खोल के सुन लो, हम उस डबल ऑटोक्रेसी का समर्थन भी नहीं करते जो भारत में अंग्रेज कर रहे हैं, तो हम तुम्हारा समर्थन भी नहीं करते। मैं
देशवासियों को और कांग्रेस के सभी कैडर को यह कह देना चाहता हूं कि एक सत्याग्रह के लिए तैयार रहो। आने वाले दिनों में एक सत्याग्रह होने वाला, कैसा होगा कैसा नहीं होगा पता नहीं, पर होगा, गारंटी। गांधी जी रेडी। कहते ठीक। मौलाना कलाम आज़ाद ने क्या स्टेटमेंट दिया है रामगढ़ से, मैं आपको 2 लाइन का स्टेटमेंट पढ़ करके बता देना चाहता हूं। इंडिया कैन नॉट एंड्योर द प्रोस्पेक्ट ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म, बट शी इज इवन मोर टायर्ड ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। तुमसे ज़्यादा थक चुके हो, ये तुम बता देते। तो सत्याग्रह होने वाला है, लोग तैयार हो जाएं। लेकिन सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, किसान सभाएं मार्च 1940 के रामगढ़ सेशन के मौलाना कलाम आज़ाद के सोच से प्रभावित नहीं है। कहते क्या गांधीयन बोली बोल रहे हो यार, कौन हो? अपनी हिस्ट्री देखो। मौलाना कलाम आज़ाद कहाँ से आए? रेवोल्यूशनरी थे। ये बातें सुन लो कौन सी। कहते नहीं, जो सही है वो मैं बोल रहा हूँ। कहते फिर इसी रामगढ़ में, इसी महीने में तुम्हारे ओपोजिशन में हम भी अपनी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। सोशलिस्ट आ गए, कम्युनिस्ट आ गए, इसी के अंदर किसान सभाओं के सब आ गए, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर। इनको कॉम्प्रोमाइजरी ग्रुप कह दिया गया, कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइजरी ग्रुप कह दिया गया कि ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं गवर्नर जनरल के साथ, कि यदि गवर्नर जनरल इनकी बातें मान ले कि प्रोविजनल गवर्नमेंट दे दे और आने वाले दिनों में आज़ादी दे दे, तो फिर ये समर्थन कर देंगे उनका, यानी कि अंग्रेजों का, अगेंस्ट द फासिज्म नाजिज्म। लेकिन हम चाहते हैं इमीडिएट एंटी इंपीरियलिज्म स्ट्रगल इंडिया में। प्रोफेसर एनजी रंगा तो बहुत आगे बढ़ गए थे। वो तो ये कह रहे थे कि किसान सभाओं को अभी अभी खुद को कांग्रेस से तोड़ लेना चाहिए और एक इमीडिएट इंडिपेंडेंट मूवमेंट कर देनी चाहिए। मिस्टर सौंदर्या ने उन्हें समझाया, कहते रंगा ना, यदि इस वक्त किसान सभाएं कांग्रेस से अलग होकर के यह करती हैं, किसान सभाएं सप्रेस कर दी जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और फिर कांग्रेस अगर इसके बचाव में मूवमेंट करेगी तो वो मूवमेंट में भी दम नहीं रहेगा। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना, अभी शांत रहिए आप। लेकिन फिर भी सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, किसान सभाएं इस कांग्रेस के 1940 के रामगढ़ के सेशन के इस विचार के विरोध में है, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ की बू आती है उन्हें। वो कहते हैं हम एक सेशन करने जा रहे हैं, इट इज़ एंटी कॉम्प्रोमाइज सेशन, कि हम ये कह रहे हैं कि इमीडिएट स्ट्रगल करेंगे। सुभाष चंद्र बोस लोगों से कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, तैयार हो जाइए, एक स्ट्रगल हमें करना है, हमें इस तरह से कॉम्प्रोमाइजिंग ग्राउंड पे नहीं जाना है। भारत भर में गवर्नर जनरल ये माहौल देख रहे हैं। गवर्नर जनरल ये भी देख रहा है कि किस तरह से कम्युनिस्ट अभी तक कम्युनिस्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्च एंटी ब्रिटिश हैं, क्योंकि ब्रिटिश रूल माने कैपिटलिज्म और कम्युनिस्टों को कमांड आती कम्युनिस्ट इंटरनेशनल माने यूएसएसआर, और यूएसएसआर अभी तक वर्ल्ड वार में घुसा नहीं है। यूएसएसआर इनको कह रहा है कि तुम अपना इंटरनेशनल एंटी इंपीरियलिज्म स्टैंड, इंटरनेशनल एंटी कैपिटलिस्ट स्टैंड छोड़ना मत। कांग्रेस को नेशनलिस्ट एंटी इंपीरियलिज्म करने दो, नेशनलिस्ट एंटी कैपिटलिज्म करने दो, लेकिन तुम्हारा स्टैंड इंटरनेशनलिस्ट एंटी इंपीरियल है, इंटरनेशनलिस्ट एंटी कैपिटलिस्ट है, तुम मत छोड़ना अपना स्टैंड। तो कम्युनिस्ट मजबूत हो रहे थे, ये चीज़ दिख रही थी किसको? अंग्रेजों को। उन्होंने देखा कि ये सोशलिस्ट, ये कम्युनिस्ट, ये किसान सभाएं, ये तो वायलेंट मूव भी कर सकती हैं यार, ये तो इमीडिएट स्ट्रगल के नाम पर उपद्रव मचा सकती हैं, किसी भी तरह से नुकसान हो सकता है। इससे बेहतर तो कांग्रेस फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल वे फॉलो करती है, बातचीत करती है, डायलॉग में आती है, तरीके से बात करती है। तो ये सारा माहौल भारत का बन रहा है, ये नज़र आ रहा है अंग्रेजों को। नुकसान भी हो रहा है, उधर जमाने बदल रहे हैं। अगर यूरोप की बात करें तो धड़ाधड़ वहाँ पर लाइनें लग रही हैं। जर्मनी, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्वे, स्वीडन, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, मामला सेट। जून 1940 फ्रांस। ब्रिटेन अब जर्मनी से पूछ रहा है अगला क्या? यू, नेक्स्ट इज यू, अगले तुम हो। कहते ठीक। अब ब्रिटेन को दिख रहा है, कहते अगला मेरा नंबर। तो बैटल ऑफ ब्रिटेन मुहाने पे खड़ी है। अंग्रेजों को दिख रहा है कि समर्थन तो चाहिए भैया, कमजोर हो रहे हैं, और सैनिक चाहिए, और रेलगाड़ियां चाहिए, और लोहा चाहिए, और सामान चाहिए, जूट के और बैग चाहिए, भारत का भरपूर समर्थन चाहिए। और उधर से जर्मनी एशियाई क्षेत्रों से जब हमें कब्जाने लगे तब भी भारत का समर्थन चाहिए। तो खुल करके भारतीय सेना, भारतीय मिलिट्री मैन अगर ब्रिटेन में इस्तेमाल हो सके, इसलिए हमें पहले भारत में सिक्योरिटी चाहिए कि भारत में कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो इधर से सेना उधर ले जाते तो इधर कहते इसके लिए कांग्रेस के साथ डील करना ही पड़ेगा अपन को। तो कहते ये कैसे होगा? तो बैटल ऑफ ब्रिटेन मुहाने पे खड़ी है, ऐसे में वहाँ से कमांड आ रही है और माहौल ब्रिटेन का भी बदला था। ब्रिटेन में 1939 वाली वर्ल्ड वार 2 जब शुरुआत हुई उस समय की सरकारें बदल गई। अब ऑल पार्टी गवर्नमेंट आ चुकी थी, लेबर, लिबरल, कंजर्वेटिव की। और अब प्रधानमंत्री